आप देख रहे हैं TTR साई-फाई शहनवाज के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस रात मैं पोरेल स्टेशन पर अपनी ट्रेन मगध एक्सप्रेस का वेट कर रहा था, जो कि 9 बजे आने वाली थी, जबकि अभी रात के 1 बजने को थे। इसके बावजूद भी ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि पूछताछ करने पर स्टेशन कर्मचारी भी कुछ ठीक ठीक बता नहीं पा रहे थे। ले दे के मेरे पास सिवाय इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अभी मैं स्टेशन के एक बेंच पर बैठा आसमान की ओर ही देख रहा था कि तभी किसी ने मुझसे कहा, भाई साहब अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं भी साइड में बैठ जाऊं। उस आदमी की आवाज़ सुनते ही मैंने अपनी निगाहें आसमान से हटाते हुए सामने की तरफ की तो मैंने देखा कि एक आदमी बड़ी सी पोटली लिए सामने खड़ा था, जिस पर कुछ देर के लिए मेरी निगाहें जम सी गईं। दरअसल उस पोटली के साइज को देखकर एक पल को मुझे लगा कि उसमें इंसान बंधा हो, जिस पर मैंने उस आदमी से मजाक में कह भी दिया, भाई इस पोटली में किसे बांध कर ले जा रहे हो। जिस पर उस आदमी ने जो जवाब दिया उसे सुनते ही मैं बुरी तरह से घबरा गया। जब उसने जवाब देते हुए कहा, भाई साहब कहीं आप कोई CID से तो नहीं है जो आपने झट से पता लगा लिया कि पोटली में कोई इंसान है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। फिर मुझे एहसास हुआ कि होना हो ये आदमी मेरे साथ सिर्फ मस्खरी कर रहा है। लिहाजा मैंने मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा, क्या भाई साहब आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। मैंने अभी यही कहा था कि वो आदमी बोला, नहीं नहीं भाई साहब आपको यकीन नहीं है तो पोटली खोल के दिखा दूं। जिस तरह से उस आदमी ने ये बात कही थी उससे तो एक पल को मुझे यकीन भी हो गया था कि ये आदमी सच में ही पोटली में किसी को बांध कर रखे हुए है। कायदे से तो मुझे उस आदमी से मुंहजोरी यानी कि बहस नहीं करनी चाहिए थी, पर मेरे सितारों को गर्दिश के बादलों ने घेर लिया था, जिस वजह से मैं उस आदमी से मुंहजोरी करते बोला, अच्छा ऐसा है तो फिर खोलो इस पोटली को। जिस पर वो आदमी मेरे पर चढ़ते बोला, देख लो साहब अगर मैंने एक बार ये पोटली खोल दी तो फिर इस पोटली की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। मैंने भी ताव ताव में बोला, हाँ चल ठीक है अब खोलो इसे। मेरे हाँ कहते ही वो आदमी उस पोटली पर लगी गांठें खोलने लगा। अभी मैं उस आदमी को पोटली खोल तो देख ही रहा था कि इसी बीच पीछे से किसी ने आवाज देते हुए कहा, अरे भाई तुम किस पर बरस रहे हो। ये सुनते ही जब मैंने पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी जिसने फौजियों वाला यूनिफॉर्म पहन रखा था और हैरानी भरी नजरों से मुझे देख रहा था। पीछे पलटते ही मैं उसे जवाब देते हुए बोला, अरे कुछ नहीं जनाब। अभी मैंने यही कहा था कि उस जनाब ने कहा, किस आदमी की बात कर रहे हैं आप, आपके आसपास तो कोई दूसरा आदमी है भी नहीं। उसके एक कहने पर कि वहाँ मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। तभी मैंने बोला, अरे जनाब ये मेरे पीछे खड़ा बंदा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ये कहने पर उसने बोला, अरे भाई साहब पीछे कोई होगा तभी तो दिखाई देगा ना। उसके ये कहते मैं झट से पीछे पलटा तो सच में मेरे पीछे वो आदमी मौजूद ही नहीं था, पर उसकी वो पोटली अभी भी वहीं पर रखी हुई थी और उस पोटली की गांठें खुली हुई थी। मैं एक बार फिर से पीछे पलटा उस जनाब से ये कहने के लिए कि सच में मेरे अलावा कोई और भी था, पर जब पीछे पलटा तो वो जनाब भी उस पोटली वाले आदमी की तरह कहीं पर गायब हो गए थे। एक पल को तो मुझे एहसास हुआ कि अभी अभी जो कुछ भी घटा वो सब मात्र मेरे मन का वहम था, पर वो पोटली तो अभी भी वहीं पर थी, जिसका मतलब था कि मेरा ये वहम तो नहीं है। अभी मैं वहां उस पोटली के पास खड़ा यही सोच रहा था कि अब क्या करूं कि तभी वो पोटली मुझे हल्की से हिलती हुई नजर आई, और जब उस पोटली में किसी इंसान के पंजे की छाप उभरी तो मैं डर गया और फौरन ही उस बेंच से दूर स्टेशन के दूसरे कोने में चला गया जहाँ कुछ कूली बैठे हुए थे। उन कूलियों को वहां पर देखकर मैं भी उनके ही करीब जाकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि तभी मगध एक्सप्रेस ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई कि यात्रीगण ध्यान दें, मगध एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 3 पर आ रही है। जैसे ही मैंने सुना कि अब मगध एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 3 पर आ रही है तो मैं वहां से उठा और प्लेटफार्म नंबर 3 की तरफ जाने लगा। अभी मैं कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि तभी पीछे से उन कूलियों में से एक ने मुझे आवाज देते बोला, अरे भाई साहब अपना सामान तो लेते जाओ। उस कूली के ये कहने पर मैंने अपने कंधे पर लटके बैग को एक नजर देखा और पीछे पलटते बोला, कौन सा सामान भाई साहब। अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी मेरी नजर उस पोटली पर पड़ी जो उस बेंच के पास वो अनजान आदमी छोड़कर भाग गया था।
पर मैं इस बात को लेकर हैरान था कि आखिर वो पोटली यहाँ आई तो आई कैसे। अभी मैं वहाँ खामोश खड़ा यही सब सोच रहा था कि इतने में ही वो कूली बोला, बस अभी आपकी पोटली है ना। जिस पर मैंने सिर्फ नाम में सर हिलाकर वहां से जल्दी से निकल गया। ट्रेन भी आ पहुंची और ट्रेन के प्लेटफार्म पर लगते ही मैं ट्रेन में दाखिल हुआ और अपने बर्थ पर जाकर बैठ गया। हालांकि वो पोटली वाली बात अभी भी मेरे जहन में घूम रही थी, जो मुझे एक डर का एहसास करा रही थी, जिस वजह से मैं बड़ी ही बेसब्री से ट्रेन के खुलने का वेट कर रहा था। पर वहीं ट्रेन पता नहीं क्यों खुल ही नहीं रही थी, जबकि ट्रेन का स्टॉपेज केवल 2 मिनट का ही था, जिसे गुजरे लगभग 10 मिनट हो चुके थे। इससे पहले मुझे ट्रेन के ना खुलने का कारण पता चलता कि तभी मेरे फोन की रिंग बज उठी और जब मैंने फोन उठाया तो सामने से किसी ने सवाल करते हुए कहा, आप सत्येंद्र मजूमदार बोल रहे हैं? जिस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, हाँ, पर आप कौन? मेरी ये कहते उस आदमी ने कहा, मैं रेलवे पुलिस से बोल रहा हूँ। आप ये प्लेटफार्म 1 पर पोटली छोड़कर कहाँ गायब हो गए हो? उस पुलिस वाले की ये कहते ही मैंने बोला, कौन सी पोटली सर? मेरे पास लगेज के नाम पर एक बैग है जो मेरे पास ही है। आप जिस पोटली की बात कर रहे हैं वो मेरी नहीं है। मेरी ये कहते वो पुलिस वाला भड़क गया और बोला, चुपचाप से अपना ये सामान यहाँ से लेकर जाओ, नहीं तो मजबूरन मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब ये बोलकर उस पुलिस वाले ने कॉल काट दिया। तो वहीं मैं ये सोचने लगा कि आखिर उस पुलिस वाले को मेरा नंबर कैसे मिला और उसने मुझे ही फोन क्यों किया। ये तमाम सवाल अब मुझे परेशान करने लगे थे। क्योंकि ये एक कानूनी मसला था, इसलिए मैंने इसे बड़े ही गंभीरता से लिया और फौरन ही ट्रेन से नीचे उतरा। और जब मैं प्लेटफार्म 1 पर पहुंचा, जहां वो पोटली रखी हुई थी, तो मैंने देखा कि कुछ रेलवे पुलिसकर्मी उन कुलियों के साथ पोटली के पास जमा हैं। अभी मैं उन्हीं की ओर बढ़ रहा था कि तभी एक कुली मेरी ओर इशारा करते हुए बोला, यही है सर वो जो ये पोटली यहाँ पर छोड़कर भागा था। कुली के ये कहते वो पुलिस वाले मेरी तरफ पलटे और इसी बीच मैं भी उनके पास पहुंच गया। मेरे पहुंचते उस पुलिस वाले ने सवाल करते पूछा, क्या है इस पोटली में? जिस पर मैंने कहा, पता नहीं सर, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है, ये मेरी पोटली नहीं है। मैंने अभी यही कहा था कि इतने में ही वो कुली एक बार फिर से अपना मुंह खोलते बोला, नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे सामने इस पोटली को चुपचाप से छोड़कर भाग रहा था। और जब मैंने इसे बोला कि अपनी पोटली यहाँ से लेकर जाओ, तो ये साफ मुकर गया और बोला, ये मेरी पोटली नहीं है। मुझे उस कुली पर गुस्सा तो बहुत आया, पर उस वक्त मेरा भड़कना मुझ पर ही भारी पड़ता। लिहाजन मैंने बड़े ही शांति से अपनी बात रखते हुए कहा, साहब, इन भाई साहब को ऐसा लग रहा है कि ये पोटली मेरी है, पर ऐसा नहीं है। अभी मैं अपनी बात को उन पुलिस वालों के आगे रख ही रहा था कि तभी उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले ने मुझे बीच में चुप्पी लगाते बोला, ये तुम्हारी पोटली नहीं है, तो इस पर तुम्हारा फ़ोन नंबर और एड्रेस क्यों लिखा हुआ है? अब उस पुलिस वाले के ये कहने पर जब मैंने पोटली के उस हिस्से की तरफ देखा जिस हिस्से पर कुछ लिखा हुआ था, तो उस पर मेरा नाम सहित मेरा फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस भी लिखा हुआ था, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भला ये कैसे हो सकता था? अभी मैं उस पोटली पर लिखे अपने नाम पते को ही देख रहा था कि उस पुलिस वाले ने मुझे वो पोटली खोलकर दिखाने को बोला। वहीं मेरी जरा सी भी अब हिम्मत नहीं हो रही थी उस पोटली के करीब जाने की। कुछ तो था जो बिल्कुल भी सही नहीं था। अभी मैं किसी पुतले के भांति खड़ा उस पोटली को ही देख रहा था कि तभी उस पुलिस वाले ने थोड़े कड़क लहजे में कहा, चलो जल्दी खोलो इस पोटली को। दोस्तों, मैं वो पोटली खोलना तो नहीं चाहता था, पर उस वक्त मैं एक ऐसे दोहराए पर खड़ा था जिसके एक और कुआं तो दूसरी ओर खाई थी। ऐसे में ये तय था कि मेरी लगने वाली है। लिहाजन मैं उस पोटली की तरफ बढ़ा। उस पोटली की वो आखिरी गांठ खोली जो अभी भी बंधी हुई थी। जैसे ही पोटली की वो आखिरी गांठ खुली तो उस पोटली में से इंसान तो नहीं, पर इंसान के आकार का एक इंसानी मूर्ति निकली, जिसे देखकर मेरे साथ साथ वो पुलिस वाले और वहां पर मौजूद वो सारे कुली फौरन ही डर के मारे 2-4 कदम पीछे हट गए। आखिर वो मूर्ति थी इतनी भयानक। दरअसल वो काले पत्थर पर तराशी गई इंसानी मूर्ति जो कि एक कमजोर बूढ़े आदमी की थी, जो अपने दोनों हाथों से अपना गला घोंट रहा था। उस बूढ़े के मुंह से लटकती जीभ और उसकी मोटी मोटी फूली आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई मूर्ति नहीं, बल्कि असल में कोई जीता जागता इंसान है। उस मूर्ति के चेहरे से जो दर्द झलक रहा था वो मुझे महसूस हो रहा था। वहीं जब मैंने पुलिस वालों और उन कुलियों की ओर देखा तो उन सबकी आंखों से आंसू बहते हुए नजर आए। उन सब के आंसू देखकर मुझे एहसास हुआ कि उनके ही नहीं बल्कि मेरे आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। अभी मैं अपने उन बहते आंसुओं को ही पोंछ रहा था कि तभी एक पुलिस वाला बोला,
अरे क्या बला है ये, जल्दी से ढको इसे। पुलिस वाले की ये कहते ही वहां पर मौजूद उन कूलियों ने झट से वापस से उस मूर्ति को उसी पोटली में बांध दिया। जैसे ही वो मूर्ति पोटली में बंधी तो वैसे वो दर्द जो मुझे महसूस हो रहा था वो महसूस होना बंद हो गया और आंखों से आंसू बहने भी बंद हो गए। फिर इसी बीच वो पुलिस वाला मुझे ये बोलकर चला गया कि इस मूर्ति को ऐसे कहीं मत छोड़ना, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन पुलिस वालों के जाने के बाद अब मैं वो पोटली में बंधी मूर्ति को तो स्टेशन पर छोड़ तो नहीं सकता था। लिहाजा मैंने उस मूर्ति को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और उन्हीं कूलियों की मदद से उस मूर्ति को मैंने अपनी ट्रेन की सीट पर रखवा लिया, जो किस्मत से अभी तक प्लेटफार्म 3 पर ही रुकी हुई थी। वो कूली लोग तो पोटली समेत उस मूर्ति को मेरी सीट पर रखकर चले गए। खैर उन कूलियों के जाने के फौरन बाद ही ट्रेन भी खुल गई, मानो वो ट्रेन इसी मूर्ति के चढ़ने का वेट कर रही हो। ट्रेन पोरेल स्टेशन से खुलने के बाद स्टेशन से काफी आगे निकल आई थी। वहीं मैं अब इस सोच में डूबा हुआ था कि इस मूर्ति से कैसे पीछा छुड़ाऊं। एक मन तो किया कि मूर्ति को ट्रेन में ही छोड़कर अगले स्टेशन पर उतर जाता हूं, पर मैंने ये सोचकर अपना इरादा बदल लिया कि कहीं इस बार अगर पुलिस किसी तरह मेरे घर तक पहुंच गई तो मैं खामा में कानूनी पचेड़े में पड़ जाऊंगा। लिहाजा मैं कोई दूसरी तरकीब सोचने लगा, पर काफी देर तक सोचने के बाद भी कुछ ऐसा नहीं सूझा जिससे इस इंसानी मूर्ति से आसानी से पीछा छूट पाता। खैर तरकीब तो नहीं मिल रही थी, पर सोचते सोचते मेरा सर अब भारी होने लगा था, जिसके चलते मैं सोचते सोचते कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। अभी मैं गहरी नींद में ही था कि तभी कोई मेरी छाती पर कूदा और झट से मेरी गर्दन दबोच ली। और जब मेरी आंख खुली तो वही इंसानी मूर्ति वाला बूढ़ा आदमी मेरी छाती पर बैठा मेरा गला दबा रहा था। दोस्तों मैं कुछ ही पल में सांस न लेने के कारण, हालांकि मैं अपना पूरा जोर तो लगा रहा था उस बूढ़े आदमी से अपना गला छुड़ाने की, पर मैं अपना पूरा जोर लगा के भी अपनी गर्दन उस बूढ़े आदमी से छुड़ा ही नहीं पा रहा था। देखते ही देखते मेरी भी जीभ उस बूढ़े आदमी की तरह मुंह से बाहर आने लगी थी और आंखों की नसें बढ़ते खून के दबाव के चलते फूलने लगी। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मेरी दोनों आंखें बाहर आ रही हैं और शायद मैं दम तोड़ने वाला था कि तभी मेरे गाल पर 3-4 जोर जोर के तमाचे महसूस हुए। और जब किसी ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या जो अपना ही गला दबा रहे हो? उस आदमी की आवाज कानों में पड़ते ही मेरा गला दबा रहा वो बूढ़ा आदमी एकदम से गायब हो गया और उसके गायब होने के साथ ही वहां अचानक ही मेरे आसपास लोग नजर आने लगे जो बहुत ही हैरान नजर आ रहे थे। तो ये देखते ही मैंने झट से अपने गले से अपना हाथ हटा लिया और मेरे गले से हाथ हटाते ही उन सभी लोगों ने राहत की सांस ली जो मेरे पास खड़े थे। फिर जब मैं उठकर बैठा तो उन लोगों में से एक आदमी ने मुझसे बड़े गुस्से में कहा, अभी अगर मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारता तो तुम तो खुद का ही गला घोट लेते। क्या हुआ था तुम्हें जो अपना ही गला घोटने में तुले हुए थे? उस वक्त मुझे खुद नहीं पता था कि आखिर मुझे क्या हुआ था, तो भला मैं उन्हें क्या बताता। इसलिए मैं सर नीचे किए खामोश बैठा रहा। मेरे कुछ ना बोलने के कारण वो लोग जो उसी ट्रेन के पैसेंजर्स थे वापस से अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और मैं अपनी सीट पर रखे उस पोटली को देखने लगा जिसमें वो मुसीबत बंधी हुई थी। पता नहीं कौन सी घड़ी में मैं बेकार में उस आदमी से मुंहजोरी कर बैठा और बैठे बिठाए ये आफत मोल ले ली। अब तक जो भी हुआ उससे तो ये साफ था कि अगर जल्दी इससे छुटकारा नहीं मिला तो हो सकता है कि कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। इसलिए मैंने मन बना लिया, चाहे पुलिस वाले मुझे जेल में क्यों ना डाल दे, पर अब मैं इस मूर्ति को किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं ढूंढूंगा। और फिर ये मन बनाते मैं अगले स्टेशन पर उस पोटली को वहीं पर छोड़कर नीचे उतर गया। हालांकि मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी भी मुझे काफी दूरी तय करनी थी, पर बाकी का सफर मेरे ट्रेन से नहीं बल्कि बस से करने वाला था। क्योंकि अब मुझे ट्रेन में घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए मैं ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन से बाहर निकला और आगे के लिए बस पकड़ ली। वैसे तो ट्रेन से मैं दोपहर तक अपने घर पहुंच जाता, क्योंकि अब मैं बाकी का सफर बस से कर रहा था, जिसका मतलब था कि अब मुझे घर पहुंचते पहुंचते रात तो हो ही जाती। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब मैं घर पहुंचा तब तक रात के 12 बज चुके थे। अभी मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि तभी मैंने देखा कि दरवाजा पहले से खुला हुआ है। फिर जब अंदर से चीखने की आवाजें आई तो मैं तुरंत ही घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के भीतर आते ही मेरी चीख निकल गई। दरअसल वही इंसानी मूर्ति, अब वही मूर्ति मेरे घर के हॉल में रखी हुई थी और मेरे मम्मी पापा उस मूर्ति के बगल में पड़े अपना अपना गला घोट रहे थे। अपने माँ पिताजी को अपना गला घोटता देख मैं उनकी तरफ दौड़ा
और उनका हाथ उनके गले से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर मैं उनका हाथ उनके गले से जरा सा भी हटा नहीं पा रहा था। देखते ही देखते माँ पिताजी की आंखें लाल होने लगी और जीभ भी बाहर आने लगी। ये देखकर मैं इतना घबरा गया कि कुछ उपाय सोचने की जगह अपना माथा पकड़कर रोने लगा। तभी मुझे याद आया कि ट्रेन में जब किसी ने मुझे थप्पड़ मारा था तब जाके मैंने अपनी गर्दन छोड़ी थी, और फिर मैंने सोचा कि थप्पड़ मारने से माँ पिताजी भी अपना गला घोटना छोड़ देंगे। फिर मैंने ना चाहते हुए भी उन्हें कई थप्पड़ मारे और भगवान की कृपा से ये तरीका काम कर गया। जैसे ही माँ पिताजी ने गले से हाथ हटाया तो वैसे वो चीखते हुए बोले, ये हमें मार देगा। मेरे माँ पिताजी के चेहरे पर वो ख्वाब देखकर मुझे समझने में देरी नहीं लगी। ये इंसानी मूर्ति मेरी तरह ही मेरे माँ पिताजी का गला घोट रही थी। पर अभी अहम सवाल ये था कि आखिर ये मूर्ति मेरे घर तक पहुंची कैसे। और जब ये सवाल मैंने अपने माँ पिताजी से किया, जो अभी भी डरे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि एक आदमी ये बोलकर कि आपके बेटे ने ये मूर्ति भेजी है, आपके बेटे ने ये मूर्ति भेजी है, वो देकर चला गया। फिर जब मैंने उन्हें इस मूर्ति के बारे में शुरू से पिताजी को बताया तो मेरी बात सुनते ही उन्होंने अपने जानकार को कॉल किया, और फिर जब उससे बात की तो उन्होंने अपनी तंत्र साधना से बताया कि जिसे हम मूर्ति समझ रहे हैं वो मूर्ति नहीं बल्कि असली इंसान है, जिसे काली शक्तियों के जरिए शैतान का सेवक बनाया गया है। क्योंकि मैंने उस अनजान आदमी से इस शैतान के सेवक की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए ये मेरे साथ जुड़ गया है और जल्द ही ये मेरे साथ मेरे परिवार को भी खत्म कर देगा। इससे बचने का अब एक ही उपाय था, वो ये था कि उस इंसानी मूर्ति को जिसे शैतान का सेवक बना दिया गया था, उसकी उन काली शक्ति से मुक्ति, जिसके लिए हमें उस इंसानी मूर्ति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करके उसका अधूरा सफर पूरा करना था। और हमने यही किया। फिर अगले ही सुबह हमने उस मूर्ति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया और इस तरह से हमें उस मूर्ति से मुक्ति मिली। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।